फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं लाला श्रीनिवास दास की कहानी परीक्षा गुरु। चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्च करने पर भी कुछ नहीं मिलता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई नई फैशन का अंग्रेजी असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उनके साथ हैं। मिस्टर ब्राइट, यह बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है, इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। इसके साथ की जोड़ी अभी 3,000 रुपये में हमने एक हिंदुस्तानी रईस को दी है, लेकिन आप हमारे दोस्त हैं, आपको हम 400 रुपये कम कर देंगे। निस्संदेह ये कांच आपके कमर लायक हैं, इनके लगने से उसकी शोभा दुगनी हो जाएगी। शंभू दयाल बोले, आहा, तो मैं तो इनके चौखटों की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसे अच्छे फूल पत्ते बनाए हैं कि सच्चे बेलपूटों को मात करते हैं। जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लो। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, इनके बिना आपका इस समय कौन सा काम अटक रहा है? लाला ब्रज किशोर कहने लगे, खेल तमाशे की चीज़ों से भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है। वो सौदागर की सब दुकान को अपने घर ले जाना चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपनी ज़रूरी चीज़ों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते। लाला ब्रज किशोर बोले, ज़रूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, और जब दरिद्रियों की तरह धनवान भी अपनी रुचि के समान काम न कर सकें, तो फिर धनी और दरिद्रों में अंतर ही क्या रहा? मास्टर शंभू दयाल ने पूछा, नामुमकिन काम करके कोई नुकसान नहीं बचा सकता। धनी दरिद्री सकल जन है जग के अधीन, चाहत धनी विशेष कछु तासे ते अधि दीन। लाला ब्रज किशोर करने लगा, मुनासिब रीत से थोड़े खर्च में सब तरह का सुख मिल सकता है, परंतु इंतज़ाम और काम के सिलसिले बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी ज़रूरी खर्चों को पूरा नहीं हो सकती। जब थोथी बातों में बहुत से रुपया खर्च हो जाता है, तो ज़रूरी काम के लिए पीछे से ज़रूर तकलीफ उठानी पड़ती है। चित्त की प्रसन्नता के लिए मनुष्य सब काम करते हैं, फिर जिनके देखने से चित्त प्रसन्न हो, उनका खरीदना थोथी बातों में कैसे समझा जाए? मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, चित्त प्रसन्न रखने की यही रीति नहीं है। चित्त तो उचित व्यवहार से प्रसन्न रहता है। लाला ब्रज किशोर ने जवाब दिया, परंतु निरी फिलॉसफी की बातों से भी तो दुनियादारी का काम नहीं चल सकता। लाला मदन मोहन ने दुनियादार बनकर कहा, वलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले बनाओ। आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। मिस्टर ब्राइट ने कहा, क्यों साहब, ये कांच कहाँ के बने हुए हैं? मुंशी चुन्नीलाल ने सौदागर से पूछा। फ्रांस के सिवाय ऐसी सुडौल चीज़ कहीं नहीं बन सकती। जब से ये कांच यहाँ आए हैं, हर वक्त देखने वालों की भीड़ लगी रहती है, और कई कारीगर तो इनका नक्शा भी खींच ले गए हैं। अच्छा जी, इनकी कीमत हमारे हिसाब में लिखो और ये हमारे यहाँ भेज दो। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसी मेल के कांच देखे हैं। उनके चौखटों में निस्संदेह ऐसी कारीगरी नहीं है, परंतु कीमत में यह बहुत ही सस्ते हैं। लाला ब्रज किशोर बोले, मैं तो अच्छी चीज़ का ग्राहक हूँ, चीज़ पसंद आए पीछे मुझको कीमत की कुछ परवाह नहीं रहती। अंग्रेजों की भी यह चाल है, मास्टर शंभू दयाल ने कहा, परंतु सब बातों में अंग्रेजों की नकल करनी क्या ज़रूरी है? लाला ब्रज किशोर ने जवाब दिया, देखिए, जब से लाला साहब यह अमीरी चाल रखने लगे हैं, लोगों में इनकी इज्जत कितनी बढ़ती जाती है। मास्टर शंभू दयाल ने कहा, सर, सामान से सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती। सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकत से मिलती है। लाला ब्रज किशोर कहने लगे, और जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीति से इज्जत पाना चाहता है, तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। साहब,
इतनी बात तो मैं हिम्मत से कहता हूँ कि जो इसके साथ की जोड़ी शहर में दूसरी जगह निकल आवेगी तो मैं ये कांच मुफ्त नज़र करूँगा। मिस्टर ब्राइट ने जोर देकर कहा। कदाचित इसके साथ की जोड़ी दिल्ली भर में न होनी, परंतु कीमत की कीमत बढ़ती भी तो चीज़ की हैसियत से बमुजिब होनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। जिस तरह मोतियों के हिसाब में किसी दाने की तौल ज़्यादा ज़रा होने से शो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी तरह इन शीशों की कीमत का भी हाल है। मुझको लाला साहब से ज़्यादा नफ़ा लेना मंजूर न था, इस वास्ते मैंने पहले ही असली कीमत में 400 रुपये कम कर दिए। इस पर भी आपको कुछ संदेह हो तो आप तीसरे पहर मास्टर साहब को यहाँ भेज दें। मैं बीजक दिखलाकर इनसे कीमत ठहरा लूँगा। अच्छा, मास्टर शंभू दयाल मदरसे से लौटते बार आपके पास आएंगे, पर ये कांच हमसे पूछे बिना आप और किसी को न दें, लाला मदन मोहन ने कहा। इस बात से सब अपने अपने जी में राजी हुए। ब्रजकिशोर ने इतना अवकाश बहुत समझा। मदन मोहन के मन में हाथ से चीज निकल जाने का खटका न रहा। चुन्नीलाल और शंभू दयाल का अपने कमीशन सही करने का समय हाथ आया और मिस्टर ब्राइट को लाला मदन मोहन की असली हालत जानने के लिए फुर्सत मिली। बहुत अच्छा, मिस्टर ब्राइट ने जवाब दिया, लेकिन आपको फुर्सत हो तो आप एक बार यहाँ फिर भी तशरीफ़ लाएं। हाल में नई नई तरह की बहुत सी चीज़ें वलायत से ऐसी उम्दा आई हैं जिनको देखकर आप बहुत खुश होंगे, परंतु अभी वो खोली नहीं गई हैं और इस समय मुझको रुपए की कुछ ज़रूरत है। इन चीज़ों की कीमत के बिल का रुपया देना है। आप मेहरबानी करके अपने हिसाब में से थोड़ा रुपया मुझको इस समय भेज दें तो बड़ी इनायत हो। इस वचन में मिस्टर ब्राइट अपने असबाब की खरीदारी के लिए लाला मदन मोहन को ललचाता है, परंतु अपने रुपए के वास्ते मीठा तकाजा भी करता है। चुन्नीलाल और शंभू दयाल के कारण उसको मदन मोहन के लेन देन में बहुत कम फायदा हुआ, परंतु उसकी 50,000 रुपये इस समय मदन मोहन की तरफ बाकी हैं और शहर में मदन मोहन की बाबत तरह तरह की चर्चा फैल रही है। बहुत लोग मदन मोहन को फिजूल खर्च दिवालिया बताते हैं और हकीकत में मदन मोहन का खर्च दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इससे मिस्टर ब्राइट को अपनी रकम का खटका है, इसलिए उसने इन कांचों का सौदा इस समय अटकाया है और तीसरे पहर मास्टर शंभू दयाल को अपने पास बुलाया है। रुपया ऐसी जल्दी? लाला ब्रजकिशोर ने मिस्टर ब्राइट को वहम में डालने के लिए आश्चर्य से इतनी बात कहकर मन में कहा, हाय, इन कारीगरी की निरर्थक चीज़ों के बदले हिंदुस्तानी अपनी दौलत प्रथा खोए देते हैं। सच है, पहले आप अपना हिसाब तैयार कराएं, उसको देखकर अंदाज से रुपए भेजे जाएंगे। मुंशी चुन्नीलाल ने बात बनाकर कहा, और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए। जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं, रुपए की क्या कमी है। ब्रजकिशोर बीच में बोल उठे, अच्छा, मैं हिसाब अभी उतरवा कर भेजता हूँ। इसको इस समय रुपए की बहुत ज़रूरत है। मिस्टर ब्राइट ने कहा, आपने 9:30 बजे मिस्टर रसल को मुलाकात के लिए बुलाया है, इस वास्ते अब वहाँ चलना चाहिए। मास्टर शंभू दयाल ने याद दिलाई। अच्छा मिस्टर ब्राइट, इन कांचों को याद रखना और नया असबाब खुले जब हमको ज़रूर बुला लेना। यह कहकर लाला मदन मोहन ने मिस्टर ब्राइट से हाथ मिलाया और अपने साथियों समेत जोड़ी की एक निहायत उम्दा विलायती फिटन में सवार होकर रवाना हुए। जब बग्गी कंपनी बाग में पहुंची तो सवेरे का सुहावना समय देखकर सबका जी हरा हो गया। उस समय की शीतल मंद सुगंधित हवा बहुत प्यारी लगती थी। वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी मीठे मीठे सुरों से चहचहा रहे थे। नहर के पानी की धीमी धीमी आवाज़ कान को बहुत अच्छी मालूम होती थी। पन्ने सी हरी घास की भूमि पर मोती सी ओस की बूंदें बिखर रही थीं और तरह तरह की फुलवाड़ी हरी मखमल में रंग रंग के बूटों की तरह बड़ी बहार दिखा रही थी।
इस स्वाभाविक शोभा को देखकर लाला ब्रजकिशोर ने मनमोहन सिंह से थोड़ी देर वहां बैठने के वास्ते कहा। इस समय मुंशी चुन्नीलाल ने जेब से निकालकर घड़ी में चाबी दी और घड़ी देखकर घबराहट से कहा, ओहो, 9 पर 20 मिनट चले गए तो मकान को जल्दी चलना चाहिए। निदान लाला मदन मोहन की बग्गी मकान पर पहुंची और ब्रजकिशोर उनसे रुखसत होकर अपने घर गए। अपरापति के दिनन में खर्च होत अविचार, घर आवत है पाहुनो बड़ी दिन लाभ लगार। हैं, अभी तो यहाँ के घंटे में 9:45 हैं, तो क्या मेरी घड़ी आधा घंटा आगे थी? मुंशी चुन्नीलाल ने मकान पर पहुँचते ही बड़े घंटी की तरफ देखकर कहा, परंतु ये उसकी चालाकी थी। उसने ब्रजकिशोर से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी घड़ी चाबी देने के बहाने से आधा घंटे आगे कर दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।